अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दुनिया से टकराने वाली एक माँ की बेचैनी और तदब्बुर का अहवाल। ममता की ताकत। नाजुक सी मारिया ने जैकेट की जेब में पिस्तौल डाला, सर पे हेड रखा और आईने में अपना जायज़ा लेके घर से बाहर निकल आई। इसका चेहरा और जिसामत देख के कोई ये नहीं सोच सकता था कि वो मुसल्लह होकर किस मिशन पे जा रही है। अगर इसके जानने वालों को आज इसके इरादों का पता चलता तो इसके मुंह खुले रह जाते और जॉनसन्स तो मारे हैरत के पागल हो जाता। वो किसी किस्म की है और क्या करने जा रही है, ये सोचे बगैर मारिया तेज तेज कदमों से चलती हुई कॉलोनी से बाहर आई। इसने 2-3 बार जैकेट की जेब में हाथ डाल के पिस्तौल की मौजूदगी को चेक किया। अब इसका रुख टैक्सी की तरफ था जो इसे दूर से आती नज़र आ रही थी। इसने इस जानिब चलते हुए टैक्सी को रोकने का इशारा किया। वो अपनी मंजिल पे जल्द अज जल्द पहुंचना चाहती थी। टैक्सी में बैठ के इसने एड्रेस बता के गहरे गहरे सांस ली और आगे क्या करना है इस पे गौर करने लगी। छुट्टी का दिन था। जॉनसन नाश्ते से फारिग होकर लॉन की हालत सुधारने में लग गया था। इसको गार्डनिंग में बहुत दिलचस्पी थी। इंतहाई हसास इदारे का इंतहाई मसरूफ़ मुलाजिम होने के बावजूद वो इतना टाइम ज़रूर निकालता था जिसमें वो अपने पसंद की सब्ज़ियां फूल लगाता था, इसकी देखभाल करता। लॉन के आधे हिस्से में घास और आधे हिस्से में सब्ज़ियां लगाई हुई थी। घास वाली साइड पर खूबसूरत फूलों वाले पौधे उगाए हुए थे। जॉनसन ने बड़े प्यार और ध्यान से इनकी देखभाल कर रहा था। सारी सफाई हो चुकी थी। उसने सारे गिरे हुए फूल, पत्तियां, टहनियाँ, सूखे हुए झड़े हुए फूल इकट्ठा किए, घास को तराशा और ये सब कुछ लॉन में छोटा सा गड्ढा बना के सब्जियों के करीब दबा के मट्टी बराबर कर दी। फूलों पत्तों पर पानी का छिड़काव करते हुए इसे बड़ा अच्छा लग रहा था। मारिया नाश्ता करके अपनी किसी दोस्त से मिलने गई थी और इसका 8 साला बेटा ल्यू घर के सामने ग्राउंड में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। जॉनसन्स के पास खूबसूरत वक्त था अपनी पसंदीदा जगह पे गुजारने के लिए। इसने कॉफ़ी बनाई और कप लेके लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा चुस्कियाँ लेते हुए अपने किसी किए गए काम का जायज़ा लेने लगा। अचानक मोबाइल फ़ोन की बेल बज उठी। ओ, यकीनन छुट्टी वाले दिन भी काम आ पड़ा है। वो अपनी जाने जॉब की नौयत से आगा था। सेल फ़ोन पर कोई अनजाना नंबर था। हेलो, इसने मोबाइल ऑन किया। अगर ल्यू से बात करना है और इसे वापस लेना चाहते हो तो हमारी एक बात मान लो। दूसरी जानिब से खुरदुरी सी आवाज़ में सुनाई दी। कौन हो तुम और ल्यू तुम्हारे पास क्यों है? जॉनसन ने सख्त लहजे में सवाल किया और साथ ही वो तेज़ी से गेट की जानिब भागा। सामने ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे लेकिन उनमें ल्यू नहीं था। अरे मत देखो ग्राउंड को, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? वो हमारे पास है। दूसरी तरफ से मकरदा सा कहका सुनाई दिया। जॉनसन ने इधर उधर तेज़ी से देखा। हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें नहीं देख सकते, इसलिए आराम से हमारी बात सुनो। फिर खुदूरी आवाज़ ने कहा, देखो तुम जो कोई भी हो, तुमने बहुत घटिया हरकत की है। मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाने का सोचना भी नहीं। जॉनसन तेज़ तेज़ बोल रहा था। वो जिस किस्म की जॉब करता था इसमें उन्हें बर्दाश्त व आजमाइश का मुकाबला करना सिखाया जाता था, लेकिन यहाँ बेटे का मामला था। वो सब्र खो रहा था। हम इसे नुकसान पहुँचाना भी नहीं चाहते बशर्ते तुम हमारा फ़ायदा कर दो। क्या डिमांड है तुम्हारी? कितने पैसे चाहिए और कहाँ लाना होंगे? जॉनसन ने हॉर्न बीचते हुए फ़ौरन हथियार डाल दिए। पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। कुछ और मतलब? सफ़ेद फ़ाइल, वही सफ़ेद फ़ाइल जो तुम्हें बरसों दी गई थी और अब यकीनन तुम्हारे घर पे है। कौन सी सफ़ेद फ़ाइल? देखो तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है। जॉनसन ने लहजे को ज़रा सख्त बनाते हुए कहा। गलतफ़हमी तो तुम्हें हो रही है मिस्टर जॉनसन्स। ये गलतफ़हमी कि तुम हमारा काम नहीं करोगे तो हम भी ल्यू को ज़िंदा छोड़ देंगे। दूसरी तरफ से धमकी दी गई। जॉनसन काँप गया। तुम्हारे पास शाम 5 बजे तक का वक्त है। तब तक तुम और तुम्हारी बीवी आराम से सोच लो, फैसला कर लो कि फ़ाइल ज़्यादा अहम है या बेटा। अब मैं 5 बजे कॉल करूँगा। फ़ोन बंद हो गया। जॉनसन सर पकड़ के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गया। वो बड़ी तेज़ी से सोच रहा था कि क्या करना है। वो सिर्फ फ़ोन पर किसी की मदद ले सकता था, लेकिन वो भी इस तरह के इनको पता ना चले जो ना जाने कहाँ से इस पे नज़र रख के बैठे हुए थे। अगर कोई इसके घर आता या वो बाहर जाता तो मामला बिगड़ जाता। इसने शुक्र किया कि मारिया घर पे नहीं थी।
वरना वो तो कॉल सुनकर ही यकीनन अब तक मर चुकी होती। मारिया शुरू ही से इंतहाई नाजुक सी थी। जिस्म तो ऐसा था ही नहीं, लेकिन शादी के 2 माह बाद एक एक्सीडेंट ने इसे मज़ीद कमज़ोर कर दिया था। यह एक्सीडेंट इसका नहीं बल्कि इसके सामने हुआ था। 2 गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकराई थी। इस हादसे में दोनों कारों के सवार तमाम अफराद जहाँ बहक ही मौके पर ही हो गए थे और इर्द गिर्द के चंद लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। सड़क पर यहाँ से वहाँ तक फैला खून और तेज़ तेज़ बातें करता हुजूम इसे दहला रहा था। जॉनसन्स और वो आइसक्रीम पार्लर पे थे, इनके सामने ये सब हुआ तो वो एकदम चीखें मार के रोने लगी। जॉनसन इसे बामुश्किल घर लाया। 2-3 दिन से इसे ख्वाब आवर अद्वियात के सहारे सुलाया गया। इसके बाद वो संभल तो गई, लेकिन माहिर नफ्सियाती मरीज़ बन गई। हल्की सी आहट पर डर जाती, टैक्सी में अकेले बैठने से घबराती, खून क्या सुर्ख रंग भी देख लेती तो हालत गैर हो जाती। हुजूम से तो वो इतना घबराने लगी थी कि पार्टीज़ में जाना कम कर दिया और जहाँ जाती पहले मालूम करती कि कितने अफराद होंगे। जॉनसन इसके वालिदैन और दोस्तों ने इससे इस हालात से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर असाबी बीमारियों में घिर गई थी। इलाज करवाने के बावजूद इसमें ये बीमारियां अपना असर छोड़ गई थीं। वो कम ही बाहर निकलती। अगर जाना ही होता तो अपने दोस्त टीना के घर चली जाती। टीना पेंटिंग्स बनाती थी और मारिया को भी रंग बहुत पसंद थे। आज भी वो टीना के पास बैठी इसे रंग भरता देख रही थी और इसके घर पर एक भयानक मसला खड़ा हो चुका था। इसका बेटा ल्यू अगवा कारों के पास था और इसका शौहर कड़े इम्तिहान से गुजर रहा था। जॉनसन ने टीना का नंबर मिलाया। वो पहले सबसे अहम काम करना चाहता था। हेलो जॉनसन, कैसे हो? मारिया से बात करना चाहते हो? टीना खुशदिली से बोली। मारिया ने हैरत से अपने मोबाइल को देखा, जो ना तो ऑफ था ना ही सिग्नल गायब थे। मारिया तुम्हारे पास बैठी है? जॉनसन ने सवाल किया। हाँ, करोगे बात? टीना ने पूछा। करवा दो, जॉनसन ने कहा। फ़ोन पर हैरान सी मारिया को बताया कि काफ़ी देर से इसे कॉल कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों मिल नहीं रही। कब तक वापस आओगी? जॉनसन ने बीवी से पूछा। लंच करके ही आऊँगी। क्यों? मारिया बोली। वो दरअसल मैं आज ल्यू को लेके घुमाने फिराने ले जा रहा हूँ, कुछ खिलौने वगैरह लेने हैं। मैंने सोचा हम लंच भी बाहर करेंगे, हो सकता है हमें देर हो जाए, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं कि तुम भी ज़रा ज़्यादा देर तक टीना के पास रुक जाओ, घर आके खामखा बोर होगी। जॉनसन ने कहा तो मारिया हंस दी। मैं तुम दोनों के साथ नहीं चल सकती? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ बाप बेटे का प्रोग्राम है। जॉनसन बोला। ओके ओके, एंजॉय करो और वापसी पर तुम लोग मुझे भी पिक कर लेना। ज़रा टीना को फ़ोन दो, जॉनसन ने कहा। मारिया ने टीना को फ़ोन दिया और खुद इसकी पेंटिंग में गौर करने लगी, जो खेल मुकम्मल होने के करीब थी। टीना कॉल एंड होने की एक्टिंग करके ज़रा सा अलग जगह पे जाओ, तुमसे ज़रूरी बात करना है, जॉनसन सरगोशी में बोला। टीना को शदीद हैरत हुई, लेकिन इसने ऐसा ही किया। हाय हाय कहकर सेल फ़ोन में इस पर रख दिया। जॉनसन कह रहा था आके लंच बाहर करने का मूड हो तो मारिया को ज़्यादा रश वाली जगह पे ना लेके जाना। टीना बोली तो मारिया मुस्कुरा दी। जॉनसन बहुत ख्याल रखता है मेरा, इसने सोचा। मैं ज़रा आती हूँ, यह कह के टीना ने आहिस्तगी से सेल फ़ोन उठाया और किचन में आ गई। हाँ बोलो जॉनसन, ज़रूरी बात है क्या? जवाब में जॉनसन ने जो बताया। टीना की आंखें फैल गईं। तो क्या इन लोगों ने ल्यू से तुम्हारी बात करवाई? वो बोली। नहीं, अभी तो नहीं करवाई, बस इसे अगवा करने और अपनी डिमांड बताने के बाद राब्ता ख़त्म कर दिया था। और तुम ज़रा आहिस्ते बोलो, जॉनसन ने बेचारगी से कहा। तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? टीना ने अपनाइयों से पूछा। हाँ कर सकती हो, वो ये कि जितना ज़्यादा हो सके मारिया को अपने पास रोको, किसी भी बहाने या तरीके से। मैं जल्द मामला हल करके कॉल करूँगा, ध्यान रखना इसे भनक ना पड़े। जानती हूँ ना वो किन प्रॉब्लम्स का शिकार है। जॉनसन टीना को समझाते हुए बोला। तुम बेफिक्र हो, जब तक तुम मसला हल हो जाने का नहीं बताते, ल्यू को बखैर आफियत नहीं ले आते, मैं मारिया को रोके रखूँगी और कुछ भी मालूम नहीं होने दूँगी। टीना ने यकीन दहानी करवाई। लेकिन तुम मुझे अभी और इसी वक्त वो बात बताओगे जो टीना मुझे मालूम नहीं होने देना चाहती है? मारिया ने सेल फ़ोन झपट के अपने कान से लगाया और चिल्लाने वाले अंदाज में जॉनसन से सवाल किया। टीना हक्का बक्का खड़ी थी और दूसरी जानिब जॉनसन सुन हो गया था।
अचानक वो किचन में आ गई थी और किचन की खिड़की के पास राजदाराना अंदाज में बात करता देख के तजस्सुस के मारे टीना के करीब आ गई और आखिरी जुमला सुन लिया। मारिया प्लीज़ परेशान मत हो, एक छोटा सा मसला है, मैं जल्दी हल करके तुम्हें बताता हूँ। वो अब भी छुपाना चाहता था इस छोटे से मसले में लियो का नाम क्यों आ रहा है। मारिया की आवाज़ कांप रही थी, मारिया बात ये है कि अच्छा वादा करो तुम खुद को संभाल के रखोगी, खुद पर काबू रखोगी, फिर बताऊंगा। जॉनसन बताते बताते रुक गया था। एक तरफ बेटा हुआ हो गया था, बेटे को कैसे बाजियाब करवाएं और अहम फाइल कैसे बचाएं, मसला दरपेश था। इस दौरान वो ये नहीं चाहता कि दूसरी तरफ बीवी अस्पताल पहुंच जाए। जॉनसन खुदा के लिए बता दो, वो चीखी और जॉनसन ने इसे सब बता दिया। तो अब क्या सोचा तुमने, वो बामुश्किल बोल पाई। मैं अपने ऑफिस और चंद और लोगों से फ़ोन पे बात करने लगा हूँ, वो ज़रूरी कुछ कर लेंगे, लियो की अगवाकार को ट्रेस कर लेंगे, लियो आ जाएगा और मुझे अहम फाइल भी उनके हवाले नहीं करना पड़ेगी। जॉनसन ने अपना प्लान बताया। तुम वो मनहूस फाइल फ़ौरन उनके हवाले क्यों नहीं कर देते ताकि हमारा बेटा वापस आ जाए। मारिया गुस्से से परेशानी से बोली, देखो मारिया, तुम मामलात की नज़ाकत को नहीं समझती हो, इसलिए बस तुम टीना के घर आराम से बैठो। 5 बजे तक का टाइम है, मुझ पर यकीन रखो, सब अच्छा। जॉनसन, तुम्हें अपना काम, अपनी फाइल अजीज़ है या इकलौता बेटा? आखिर तुम इनकी बातें मान क्यों नहीं लेते? याद रखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। मारिया ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, इसका चेहरा आंसुओं से तरता। तुम ज़बानी जमा खर्च करने से रुकोगी ताकि मैं अमली तौर पे कुछ कर सकूं? जॉनसन ने तल्खी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मारिया किचन से तो निकल आई, लेकिन लॉन्च तक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ाने लगी। टीना इसे सहारा देके सोफे पे लिटाने लगी तो वो कालीन पे गिर गई। वो बुरी तरह काँप रही थी, यूं लग रहा था जैसे इसकी सांस उखड़ रही हो। टीना घबरा गई और फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर आया, इसे चेक किया, इंजेक्शन लगाया। टीना डॉक्टर को पहले ही मारिया के नफ्सियाती मसाइल के बारे में मुख्तसर बता चुकी थी। मारिया ने इसे ये भी बताया कि इसकी दोस्त का शौहर से झगड़ा हो गया है, इसलिए इसकी हालत इस तरह हो गई है। डॉक्टर चला गया। मारिया की आंखें बंद हो रही थी, ख्वाब आवर दवा के ज़ेर असर सो रही थी। लियो लियो, वो नीम ख्वाबदा सी बड़बड़ाई। टीना गहरा सांस लेते हुए बेड के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। जॉनसन्स को यकीन दहानी करवाई गई थी कि इसका बेटा सही सलामत वापस आ जाएगा। इसके अफसर ने इससे कहा था कि वह बस फाइल संभाल के रखे, बेटे को जल्द अज जल्द बाजियाब करवा लेंगे। इसने अब टीना और मारिया से रब्ता करने का सोचा। इसने मारिया का नंबर मिलाया जो टीना ने अटेंड किया। जॉनसन, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया। मारिया की हालत बिगड़ गई थी, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। ओ मेरी बात करवाओ इससे। जॉनसन तेज़ी से बोला, सॉरी अभी बात नहीं हो सकती, वो सो रही है, 1 घंटे तक उठ जाएगी तब बात करा दूंगी। वैसे तुम सुनाओ क्या हुआ लियो के सिलसिले में? जवाब में जॉनसन ने से जो कुछ बता दिया। टीना, ज़रा मेरा सेल फ़ोन देना। मारिया ने आंखें खोलने के चंद सेकंड बाद कहा। वो साक्षी लेटी सामने दीवार को घूर रही थी। उठ गई तुम? भाई बड़ी अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, लियो की बाजियाबी की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कुछ देर पहले जॉनसन से रब्ता हुआ था, वो तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद है, बात कराओ इससे। मारिया धीमे लहजे में बोली। टीना को इसके चेहरे पे फैला सुकून देख के अच्छा लगा। हेलो जॉनसन, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ मेरा एक काम करोगे? जॉनसन से रब्ता होते ही मारिया ने कहा, गुड, अच्छी बात है, यूं ही खुद को संभाले रखो। हाँ क्या काम है मुझसे? कुछ ख़ास नहीं, बस मुझे अगवाकारों का नंबर चाहिए। उन्होंने तुम्हें कॉल भी की है ना? वो नंबर होगा तुम्हारे पास, मुझे दो प्लीज़। क्यों 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 चाहती हो तुम वो नंबर? जॉनसन ने चौंक कर सवाल किया। नंबर दो मुझे। वो इसी तरह चटखी चीखने लगती। इसकी तबीयत कुछ देर पहले ख़राब थी, पागल हुई हो, अपना आप संभाल नहीं जाता और चली हो मुजरिमों से बात करने। जॉनसन को गुस्सा आने लगा। मैं कुछ तो करूँगी अपने बेटे के लिए, या मैं तुम लोगों पर भरोसा करके बैठी रहूं? मारिया का लहजा मजबूत हो गया। पागल औरत, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हैं, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब मत करो और हमें काम करने दो। जॉनसन, नंबर दो प्लीज़। मैं कुछ नहीं करूँगी, ठीक है? मैं समझ गई हूँ, मुझ जैसी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार एक नाजुक कमज़ोर औरत कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे नंबर दे दो। इसके लहजे में बहुत लजाजत थी।
कुछ करना नहीं तो नंबर किस लिए। जॉनसन्स के लहजे में काफ़ी नरमी आ गई थी। बीवी के दिमाग के दुरुस्त सिम में बढ़ने पर इसने सुख का सांस लिया था। न तुम्हें मेरी बात अजीब सी लगेगी, दरअसल मैं इस नंबर को गौर से देखना चाहती हूँ जिस पर से ल्यू के बारे में बात हुई थी। इससे क्या होगा? जॉनसन हैरान था। मुझे लगेगा जैसे जैसे ल्यू इसने बात अधूरी छोड़ दी। जैसे क्या? वो मुजरिमों का नंबर है और इससे जज्बाती वाबस्तगी दिखा रही हो? वो ल्यू का नंबर तो नहीं है तुम्हें जो तुम यूँ पागल हो रही हो। जॉनसन इसकी नफसियाती कैफियत को समझते हुए इससे कह रहा था, अगर तुम चाहती हो कि मेरी हालत दोबारा ना बिगड़े तो मेरी बात मान कर वो नंबर मुझे दे दो। मैं चंद सेकंड देखकर टीना के सामने से डिलीट कर दूंगी। मारिया बेचारगी के अंदाज में गोया भीख मांग रही थी। जॉनसन्स को अपनी बीमार बीवी पे तरस आने लगा। वाकई वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसका दिल और आसाब इतने कमज़ोर थे कि वो तो किसी खुरदुरी आवाज़ वाले मुजिम से बात करते हुए लरस के गिर जाती। ओके, मैं पहले टीना से बात करूँगा, वो अपने सामने नंबर डिलीट करवाएगी। जॉनसन्स मान गया। थैंक यू। मारिया यूँ खुश हुई जैसे ल्यू से रब्ता होने वाला। और चंद सेकंड बाद नंबर मारिया के पास था। कुछ देर वो इसे देखती रही। लो कर दो खुद ही डिलीट। इसने टीना को मोबाइल थमा के आंखें बंद कर लीं। जॉनसन ने टाइम देखा, 2:30 बजे तक। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। जी कुछ पेशरफ्त हुई? वो फ़ोन पे पूछ रहा था। हाँ, काम हो रहा है, तुम बेफिक्र रहो, हम जल्दी तुम्हारे बेटे को 5 बजे से पहले पहले निकाल लाएंगे। मुजरिम शहर ही में हैं, हम उन्हें जल्दी पकड़ लेंगे, इसके ऑफिस से कहा गया। लेकिन हमें कोई बी प्लान भी तो बनाना चाहिए ना। जॉनसन बोला। वो बहुत बेचैन था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी और साथ साथ इसकी परेशानी भी। ओहदे का तकाजा कुछ था और बाप की मोहब्बत कुछ और कह रही थी। वो मुसलसल अपनी कनपटियां मसल रहा था। हाँ बिल्कुल, तुम एक जाली कागजात वाली सफ़ेद फाइल तैयार रखो, इसमें चंद ही मिनट लगेंगे। हम आखिरी वक्त तक अपने अंदाजे से काम करने की कोशिश करेंगे। अगर हालात काबू से बाहर हुए तो तुम इनके सामने हथियार डाल देना और फाइल के बदले बेटे को लेने की बात कर लेना। ठीक है, मैं 15-20 मिनट में कागजात तैयार कर लेता हूँ। जॉनसन अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला और कॉल ख़त्म कर दी। बेटा टीना, मेरा जी खुली हवा में जाने को चाह रहा है, मैं बाहर जा रही हूँ, 10 मिनट तक आऊँगी। मारिया ने किचन में बर्तन धोती टीना से कहा। तुम अकेली? मेरा मतलब है बाहर काफ़ी रश है। टीना इसे बेड से उतरता देखकर, इतना चाको चौबंद देखकर हैरान थी। हाँ लेकिन इतना भी रश नहीं है। तुम्हारी साइड पर 1-2 गलियाँ काफ़ी सुनसान हैं। मैं कौन सा मार्केट जा रही हूँ, बस चंद मिनट इधर उधर घूम कर आ जाऊँगी। तुम मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, अगर आकर पीती हूँ। कहते कहते मारिया बाहर निकल गई। निहायत तेज़ी से चल रही थी। एक साइड पे आके इसने वो नंबर मिलाया जो इसने टीना के डिलीट करने से पहले जहन नशीन कर लिया था। और इसके किचन में जाते ही मोबाइल पे महफूज बेल जा रही थी। इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। हेलो, कौन? इसकी सास से तो से बड़ी सख्त और दुरुस्त सी आवाज़ उभरी। मैं मिसिस मारिया जॉनसन्स, वो मारिया जिसका बेटा एक फ़ाइल की वजह से तुम लोगों के कब्ज़े में है। इसका लहजा पुरसुकून लेकिन जिस्म कँपा रहा था। वो खुद पे तकरीबन काबू पा चुकी थी जब दूसरी तरफ से कहा गया, किस लिए फ़ोन किया? तुम्हारा शौहर क्यों बात नहीं कर रहा? मैं घर पर नहीं हूँ। जब तुमने मेरे बेटे को अगवा किया मैं इसी शहर के दूसरे हिस्से में अपने दूसरे फ्लैट पर थी जिससे मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। मुझे मेरे शौहर ने सारी बात बता दी है। मैंने बड़ी मुश्किल से बहानों से इससे तुम लोगों का नंबर लिया ताकि तुमसे खुद मामला तय कर सकूं। मारिया बिल्कुल नहीं कांप रही थी। कौन सा मामला? बड़ा चौंकाने वाला अंदाज में पूछा गया। ज़ाहिर है फ़ाइल और मेरे बेटे का। मारिया बोली। क्या करोगी तुम? पूछा गया। वो फ़ाइल इस वक्त घर पर नहीं बल्कि हमारे दूसरे फ्लैट के कमरे की एक अलमारी में है और इस वक्त मैं इस अलमारी के सामने खड़ी हूँ। मारिया एक एक लफ्ज़ पर पुरतासुर लहजे में कह रही थी। तो ये कि मैं इस फजूल शख्स यानी जॉनसन्स की तरह अहमक नहीं हूँ। मैं एक माँ हूँ। मैं तुम्हें वो फ़ाइल देखकर अपना बच्चा लेना चाहती हूँ। बताओ फ़ाइल लेके कहाँ आऊँ? हमें पागल समझा है क्या? हम कैसे यकीन कर लें कि तुम कोई फ्रॉड नहीं कर रही? दूसरी तरफ से कहा गया। मेरे किसी भी फ्रॉड की सूरत में तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दोगे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। खुद बताओ, एक माँ ऐसी सूरत हाल में अगवाकार के ख़िलाफ़ कुछ गलत कर सकती है? वक्त ज़ाया मत करो, मुझे वो जगह बताओ जहाँ मुझे आना होगा। और हाँ, किस तरह कॉल्स वगैरह करके मेरे शौहर को उलझाए रखो, क्योंकि इससे मेरी बातों से शक हो गया है कि मैं अपने बेटे की खातिर फ़ाइल तुम्हें दे दूँगी।
वो बार बार मुझे कॉल करके समझा रहा है, तुम इसे उलझाओ और मुझे जगह का बताओ जहाँ मुझे फ़ाइल लेके आना है, प्लीज़ मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। तेज़ तेज़ बोलते हुए इसकी आवाज़ दिक्कत आमेज़ हो गई थी। तो सुनो एड्रेस, और हाँ याद रखना लियो हमारे पास है, हमारे निशाने पे है। तुम्हारा ज़रा सा गलत कदम हमें इसकी जान लेने पे मजबूर कर देगा। अब तुम अपना हुलिया बता दो ताकि हमारा आदमी तुम्हें पहचान सके। मैं सुर्ख लिबास और सुर्ख हैट में होंगी, लिबास पर गोल्डन बेल्ट भी है, हाथ में मल्टी कलर रुमाल होगा जिसमें गोल्डन रंग सबसे नुमाया होगा। मेरे दूसरे हाथ में भूरे रंग का बैग होगा जिसमें फ़ाइल होगी। मेरी थोड़ी पर बड़ा सा निशान है, काफ़ी है इतनी निशानियाँ। अब तुम भी बता दो कि तुम्हारा आदमी किस तरह का और किस लिबास में होगा ताकि मैं भी इसे पहचान सकूं। मारिया ने बात ख़त्म करते हुए कहा। इसे तफसील से हुलिया व शक्ल बता दी गई। मारिया ने कुछ ही देर में बताए गए एड्रेस से पहुंचने का कहा और कुछ ज़रूरी शॉपिंग करने मार्केट चली गई। जॉनसन्स ने मारिया का नंबर मिलाया जो पहले ही बिज़ी और अब ऑफ जा रहा था। इसने परेशान होकर टीना से रब्ता किया तो पता चला वो बाहर गई और मज़ीद परेशान हो गया। टीना, वो कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाएगी? तुमने नंबर तो डिलीट कर दिया था ना? वो पूछ रहा था। लो आ गई मारिया, कर लो बात। टीना बोली, नहीं बात करने का टाइम नहीं है, बस अब इसे घर पर ही रखना और कहीं बाहर मत जाने देना। कहाँ थी तुम? टीना ने हैरत से एक छोटे से शॉपिंग बैग को देख के पूछा। बस यहीं थी, बर्गर लाई हूँ, खाओगी? कहते कहते वो कमरे में चली गई। टीना अंदर आई तो बर्गर मेज़ पे पड़े थे। बर्गर खा के मारिया ने टीना से कहा, इसे अब भी नींद का खुमार है और वो कुछ देर आराम करेगी। और कॉफ़ी? टीना ने पूछा। उठकर पीऊँगी, मारिया ने लेट के नींद में डूबी आवाज़ में कहा। टीना दरवाज़ा बंद कर बाहर निकल आई। टीना के दरवाज़ा बंद करते ही मारिया तेज़ी से उठी, तेज़ी से लिबास बदला और जो अभी मार्केट से ख़रीद के लाई थी सर पे हेड रखा। आहिस्ती से दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और दबे कदमों चलती घर से बाहर आई। वो बार बार जैकेट की जेब में हाथ डाल के पिस्तौल की मौजूदगी को चेक कर रही थी। वो टैक्सी में बैठ के एड्रेस बताने के बाद गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं लियो को लेके आऊँगी, इसने सोचा। कुछ ही देर में वो इस पार्क में पहुँच गई जहाँ इसे का पता था। वो टैक्सी से उतर के पार्क के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ी। इसने चेकदार शर्ट और भूरे रंग की जीन्स पहनी हुई थी और भूरे रंग की जैकेट थी जो इसके जिस्म से काफ़ी बड़ी और लटकी लटकी सी लग रही थी। सर पे अजीब तर्ज का हेड रखे हुए चिंगम चबाते हुए बड़े आम से अंदाज में इस पार्क में दाखिल हुई जहाँ एक शख्स नीला लिबास व हेड पहने भूरे रंग वाली औरत का इंतज़ार कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बड़े नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ी जा रही थी। हाथ में पॉपकॉर्न का पैकेट थामे वो इस बेंच के करीब पहुंच चुकी थी जहां इसके बेटे को अगवा करने वाले का एक आदमी बैठा था। इसने एक नज़र ही से पहचान लिया। ओ तो ये घटिया शख्स यहाँ आ गया, इसने सोचा। इसके बेंच के पास खड़े होकर इधर उधर देखा जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। वह आदमी भी बार बार पार्क के दाखिली दरवाजे की जानिब देख रहा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कहकर मारिया बगैर जवाब सुने वहाँ बैठ गई। इसी दौरान इस शख्स ने बेख्याली में असबाब में सर हिला दिया। मारिया पॉपकॉर्न खाते हुए गैर महसूस अंदाज में इसके करीब खिसकने लगी। अब वो भी दरवाजे पर नज़र टिकाए बैठा था। पार्क के पुरहुजूम माहौल में किसी भी किस्म की घबराहट महसूस किए बगैर मारिया अपने अहम तरीन मिशन पे तवज्जो मरकूज़ किए हुए थी। इसने जैकेट में हाथ डाला और पिस्तौल निकाल के इस आदमी के पहलू में लगा दिया जो सुर्ख लिबास वाली औरत के इंतज़ार में बैठा था। चुपचाप उठो, खामोशी से मेरे साथ पार्क से बाहर चलो। वो गुर्राई और आवाज़ इतनी ही थी कि इस शख्स को सुनाई दे। कौन हो तुम? वो गड़बड़ाया और हिलने ही लगा था कि मारिया इसके और पास हो गई। कोई असला वगैरह निकालने की गलती ना कर बैठना। हाथ अपने पहलू से ज़रा फासले पे कर लो। और फ़ौरन वो शख्स खड़ा होकर चंद कदम चला के मारिया फिर बोली। अचानक पीछे मुड़ने या हाथ पाँव हिलाने की मत सोचना। ये ख़यालात तुम्हें इतने महंगे पड़ेंगे कि इनकी कीमत का अंदाज़ा सिर्फ तुम्हारी रूह ही को होगा, क्योंकि तुम जिस्मानी तौर पे तो मौजूद रहोगे नहीं। मारिया का अंदाज़ बड़ा सख्त और खून खुश्क कर देने वाला था। किस ग्रुप से ताल्लुक़ है तुम्हारा? वो शख्स शदीद किस्म की गलतफहमी में मुब्तला हो गया। ब्लड एंड बेल्ट ग्रुप से। मारिया गुर्राई। आवाज़ बहुत नीची थी लेकिन गुर्राहट का अंदाज़ा इस शख्स को बाखौबी हो रहा था। ये कौन सा ग्रुप है? पहले नाम नहीं सुना। वो वाकई हैरान था और इसे बातों में लगा के कोई कदम उठाना चाहता था। मारिया तो जैसे
कुछ ही पल में तजुर्बेकार बन गई थी। ना ना ना, पीछे हाथ पाँव उठाकर एकदम ठोकर मार अचानक मुड़ने या गिर कर तवज्जो हटाकर हमला करने का मत सोचना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे गुंडों को। वो दोनों तकरीबन साथ साथ चलते हुए पार्क से बाहर आ गए। दरख्तों की जानिब चलो, मारिया ने हुक्म दिया। वो खुली जगह पर एक्शन करने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। दरख्तों के पीछे जाते ही मारिया ने इसे जोरदार धक्का दिया और तकरीबन आधा गिरा था कि मारिया ने इसके मुंह पे रुमाल रख दिया जिस पे सरीलुल असर बेहोशी की दवा लगी हुई थी। वो लड़खड़ा गया। कुछ ही फासले पे वो टैक्सी में खड़ी थी जिसमें मारिया आई थी। वो भाग के वहाँ गई और ड्राइवर से मदद मांगी। मेरे फ्रेंड की तबीयत ख़राब है, इसे गाड़ी तक लाने में मेरी मदद करो। इसे गाड़ी की पिछली निशस्त पे लिटा दिया गया। डॉक्टर के पास जाना है मैडम। घर चलो, मेडिसिन मौजूद है। इसे अक्सर ये प्रॉब्लम होती रहती है, इत्मीनान से कह के मारिया ने टीना के घर का एड्रेस बताया। जॉनसन मारिया घर पर नहीं है, टीना ने घबराई हुई आवाज़ में जॉनसन को इतला दी। क्या मतलब? क्या वो आराम नहीं कर रही? तुम्हें बताए बगैर गई है? यकीनन ना जाने परेशानी में वो क्या कर बैठे। जॉनसन बौखला के बोले जा रहा था। मुझे इसने कहा था कि मैं सोने लगी हूँ। मैं कुछ ज़रूरी कॉल्स करने में मसरूफ़ हो गया। वो फारिग होकर देखा तो पूरे घर में नहीं थी। सॉरी जॉनसन, मैं इसे कमरे में ना रोक सकी जैसा तुमने कहा था। टीना रोहानसी हो गई। माय गॉड, मुझे लगता है आज मैं बीवी और बेटा दोनों को खो। वो बोलते बोलते चुप हो गया, फिर बोला मोबाइल यकीनन ऑफ होगा। हाँ रुको जॉनसन, मैं बाहर देखती हूँ। बेचारी तो ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं सकती, टेंशन में इधर उधर भटक रही होगी। अरे ये कौन? जॉनसन इसे बात करते करते टीना हैरत से बोली, कौन? क्या ये टीना है? जॉनसन ने तेज़ी से पूछा। ओ रुको, मैं बताती हूँ। इधर आवाज़ें आ रही थीं। जॉनसन को मारिया की भी सुनाई दी। वो 2-3 अफराद तेज़ तेज़ बोल रहे थे। जॉनसन फ़ोन को कान से चिपकाए गौर कर रहा था क्या हो रहा है। टीना एक मर्द के साथ एक बेहोश मर्द को सहारा दे के अंदर ला रही थी। टीना के अरे कौन है ये के जवाब में मारिया ने तेज़ी से आँख के इशारे से कहा, जॉर्ज है। कौन होगा? तबीयत बहुत ख़राब है इसकी। तुम भी बेडरूम तक ले जाने में हेल्प करो प्लीज़। टीना हक्का बक्का सी से देख रही थी। इसे बेड पे लिटा दिया। ये लें अपने पैसे, थैंक यू। मारिया ने टैक्सी ड्राइवर को रुखसत कर दिया। क्या है ये सब? ये कौन है? तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? हैरत ज़दा टीना ने कई सवाल कर डाले। इधर जॉनसन कॉल मुनक़ता कर चुका था। इसे ल्यू के सिलसिले में अहम इत्तला देने की कॉल आ रही थी। टीना मजबूत सी रस्सियाँ वगैरह ले आओ, पहले इसे अच्छी तरह बांध लें, फिर हम जॉनसन को कॉल करेंगे। इसका चेहरा इसे भी दिखाना है। तुम दोनों को इकट्ठा ही तफसील बताऊंगी। तुम इसे ज़बरदस्ती लाई हो? टीना पे तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। हाँ, मुख्तसर जवाब देके मारिया ने पिस्तौल थामा और इसकी कुर्सी के करीब रख के बैठ गई। इसके निशाने पे जॉर्ज था। मारिया को यही बताया गया था कि पार्क में बैठा शख्स जॉर्ज कहेगा। ये एक तरह का कोड था, ना जाने इसका नाम क्या था, लेकिन मारिया इसे जॉर्ज ही कह रही थी। टीना खुद को संभालने के लिए चेयर पर गिर गई और मारिया को आंखें फाड़े फाड़ के देख रही थी। वीडियो कॉल की गई। जॉनसन स्क्रीन पे मारिया के अजीब से लिबास और हुलिये को देख के हैरान सा हो रहा था। मारिया ने बेड पर बंधे शख्स को सामने कर दिया। अरे ये यहाँ कैसे? ये तो वो रुक गया। शायद वो टीना के सामने इसका नाम नहीं लेना चाहता था। मारिया, क्या है ये सब? इसने ये मुश्किल सवाल किया और वाकई गिरने को हो गया जब मारिया ने इसे तफसील बताई। अब तुम फाइल नहीं बल्कि इस जॉर्ज को बदले ल्यू को लेकर आओगे। मारिया के चेहरे पे बला का सुकून था। मारिया, तुमने बहुत अहम आदमी को पकड़ा है। यकीनन आम सी घरेलू औरत समझते हुए उन्होंने ज़्यादा आदमी नहीं भेजे और तुम कामयाब हो गई। लेकिन ध्यान रखना, ये अकेला भी काफ़ी है। ये रस्सियाँ भी तुड़वा सकता है और तुम दोनों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं इसे पहचान गया हूँ। मैं एक ज़रूरी कॉल करके फिर तुमसे रब्ता करता हूँ। जॉनसन बार बार अपने आप को गोया हिलाते हुए बात कर रहा था, क्योंकि मारिया जैसी लड़की का एक मुजरिम ग्रुप के गुंडे को काबू कर लेना इस पर सख्ता तारी कर रहा था। नहीं जॉनसन, ये कभी भी खुद को छुड़ा नहीं सकता, ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता। मुझे यकीन है इस बात का। ये अभी कुछ देर और बेहोश रहेगा। होश में आएगा तो मैं अकेली से संभाल लूँगी। तुम जल्दी अपने ऑफिसर और इनके ग्रोह से करता हूँ रब्ता। तुम तो ले आई हो। इसके बदले वो हमारे बेटे के अलावा बहुत कुछ देने को तैयार हो सकते हैं। इदारे के 2-3 अफराद और पुलिस टीना के फ्लैट पर जमा थे।
जॉर्ज, जो दरअसल राइफल था, वो होश में और गिरफ्त में आ चुका था। जॉनसन चाहता था कि राइफ के होश में आने से पहले इसे काबू कर लिया जाए। इसे खदशा था कहीं वो दोनों नाजुक लड़कियों को नुकसान पहुंचाकर भाग ना जाए और मारिया की सारी दिलेरी मेहनत खारज जाए। अब मामला किसी और अंदाज से हल होने वाला था। जॉनसन ने जब मारिया के नफसियाती मसाइल और खौफ के बारे में पुलिस और अपने कोलीग्स को बताया तो वो शर्मदर रह गए। रश खून देकर घबराने वाली, बात बात पर डर जाने वाली लड़की ने इंतहाई गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया था। मेरे शौहर का जुमला, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे नश्तर चुप हो गया था। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मैं इस मामले में सिर्फ रो सकती हूँ और सदियों जैसे पल गुजार सकती हूँ। मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से कुछ भी ना करने के लिए मना किया था, क्योंकि इसको मुझ पर यकीन था ही नहीं। आज मैंने कभी भरपूर कोशिश नहीं की कि अपनी नफसियाती उलझनों से निजात हासिल कर सकूं। हालांकि मेरे डॉक्टर्स मुझे यही कहते थे कि मैं खुद जिस दिन अपने खौफ पे काबू पा लूँगी, इसी दिन से बगैर मेडिसन के सेहतयाब हो जाऊँगी। मैंने तो आज भी कोई ख़ास काविश नहीं की, बस अपने बेटे की सलामती के लिए चंद लम्हों में एक प्लान तैयार किया है। जॉनसन ने नंबर लिए मार्केट जाके कपड़े ख़रीदे, इनसे कॉल पर बात करके अपना हुलिया बताया। राइफ को यहाँ तक लाने से लेके आप लोगों के आ जाने तक मुझे एक पल भी डर ना लगा, कोई खौफ महसूस नहीं हुआ। बस मैं खड़ी हो गई और मकसद के हुसूल के लिए चलती गई। मारिया धीरे धीरे बता रही थी और जॉनसन और टीना, जो इसे सबसे ज़्यादा जानते थे, हैरान व परेशान नज़र आ रहे थे। मैम, ये पिस्तौल मुझे दे दें। इसकी बात मुकम्मल होने के बाद एक पुलिस वाले ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्यों? मारिया ने सवाल किया। यकीनन ये आपका तो नहीं है, आप जैसी लेडी के पास असला कैसे हो सकता है? ये आपने जहाँ से भी लिया, फिक्र ना करें, हमें दे दें, कोई मसला नहीं बनेगा, जवाब दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, लाओ दो। मारिया पिस्तौल, जॉनसन ने भी भरपूर तायद करते हुए बीवी से कहा तो मारिया ने खामोशी से पिस्तौल इनके हवाले कर दिया। जॉनसन ने इसे गौर से देखकर आंखें फैलाते हुए पुलिस एहलकार को पकड़ा दिया। वो जॉनसन के तासरात को हैरत से देख रहा था। सब ने उलट पुलट कर इस हथियार को चेक किया। पिस्तौल नकली था। नकली पिस्तौल और अजीब से कपड़े खरीद के नफसियाती मरीजाना कर दिखाया जो सबके लिए हैरान कुन था। वो जो खून का नाम नहीं ले सकती थी, इसने ब्लड एंड ब्लड ग्रुप फर्जी बना के राइफ जैसे खूनी का खून खुश कर दिया। हुजूम में परेशान होने वाली मार्केट और पार्क में ऐसे फिरती रही जैसे मामूल की बात हो। सब इस नाजुक सी औरत की हिम्मत की दाद दे रहे थे और हथकड़ियाँ पहने हुए राइफ इसे कहर आलूद नज़रों से घूर रहा था। मारिया लाउंज में ल्यू को अपने साथ चिपका के बैठी थी। वो ल्यू से पूछ रही थी कि कल जिस शॉपिंग पर वो इसे ले जाने वाली है, वहाँ से वो क्या ख़रीदेगा। मम्मी, आप मुझे शॉपिंग करवाएंगी? मासूम ल्यू हैरान हुआ, क्योंकि वो हमेशा डैडी के साथ ही मार्केट जाता था। हाँ, मैं लेके चलूँगी तुम्हें, मारिया ने बेटे के सर पे हाथ फेरते हुए कहा। दोनों टीवी देखने लगे। जॉनसन अपने ख़ास कमरे में था, जहां वो अपनी जॉब से मुतालिक काम करता था। ल्यू को मारिया के हवाले करने से लेकर अब तक वो अपने कंप्यूटर्स और सेल फ़ोन पे मुसलसल बिजी था। काम ख़त्म करके वो उठा तो इसकी नज़र कमरे की खुली खिड़की में लाउंज में बैठी मारिया पे पड़ी। नाश्ते के बाद शुरू होने वाले मसाइल ने शाम 5 बजे तक मेरे आसाब शल कर दिए और मारिया को इन चंद घंटों ने आयरन लेडी बना दिया। वाकई ममता की ताकत से बढ़कर कुछ नहीं। इस ताकत ने मारिया के नफसियाती मसाइल पल भर में हल करके बेटे को बाजियाब करवा लिया। इसने पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ सोचा और ख़ुद भी लाउंज की जानिब चल दिया। काफ़ी दिनों के बाद वो बीवी और बेटे के साथ बैठ के ल्यू की फेवरेट कार्टून देख रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।